तो नंबर थ्योरी का हमारा सीरीज चल रहा था। लेक्चर नंबर 1 हमने पहले डिस्कस किया है और लेक्चर नंबर 1 में हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है। अब तो पहले सिलेबस देख लीजिए, तो एज इट इज़ कैसे पढ़ाया जाएगा ये आपको समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक में दे दूँगा, ज़रूर आप लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए तो आपको सिलेबस के बारे में पता चल जाएगा। तो माय नेम इज़ दीप चक्रवर्ती और आप सबका स्वागत है आप सबका खूबसूरत यूट्यूब चैनल फिजिक्स फील्ड में। चलिए आज नंबर थ्योरी का लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 में तो पहले जो हमारा यूनिट था, उस यूनिट की पहली जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन। इस इक्वेशन की पहले तो इस इक्वेशन की हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन कहता किसको है। एन इक्वेशन with one or more variables which has to solve in integers is called a linear Diophantine equation। फिलहाल इसमें लिखा क्या है, अगर कोई भी इक्वेशन की 1 और उससे भी ज़्यादा वेरिएबल्स है और उस वेरिएबल्स की अगर कोई इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा तो उस इक्वेशन को हम लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन कह सकते हैं। मानिए आप किसी इक्वेशन आपकी इक्वेशन की वैल्यू निकाले, मतलब कोई इक्वेशन आप सॉल्व किए तो x की वैल्यू कम से कम 7/5 आया जो कि इंटीजर नहीं है। ये जिस इक्वेशन की सॉल्यूशन है उस इक्वेशन को हम मानिए ए एक्स प्लस यू वाई इक्वल्स टू सी, ए एक्स प्लस यू वाई इक्वल्स टू सी का सॉल्यूशन x इक्वल टू 7/5 आया। y की वैल्यू तो अब छोड़ दीजिए, y की वैल्यू जो भी आए मतलब उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इस इक्वेशन से x की वैल्यू देखिए इंटीजर नहीं आया तो इस इक्वेशन को हम डायफेंटाइन इक्वेशन नहीं कहेंगे। अगर इस इक्वेशन से अगर 7 की वैल्यू कोई x की वैल्यू कभी 7 आ जाए तो इसे हम लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन कह सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन कहता किसको है। अगर कोई भी इक्वेशन का सॉल्वेबल मतलब सॉल्यूशन अगर इंटीजर आता है तो उस इक्वेशन को ही हम लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन कहते हैं। तो इस इक्वेशन की हमारी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये चीज़ तो हम एज इट इज़ सबको पता है कि अगर 2 वेरिएबल्स थे और उसे सॉल्व करने के लिए मिनिमम 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर 3 वेरिएबल है तो उसे सॉल्व करने के लिए मिनिमम 3 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ता है। अगर इक्वेशन एक है और इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब x और y की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो हम नहीं कर सकते क्योंकि गिवन कंडीशन क्या है, एक इक्वेशन है, चाहिए कितने इक्वेशन, 2 इक्वेशन। तो डायफेंटाइन शायद कोई मैथमेटिशियन का नाम होगा, उन्होंने ये कहा कि हम प्रोबेबल सॉल्यूशन तो नहीं निकाल सकते, मतलब हम एक्यूरेट सॉल्यूशन तो हम नहीं निकाल सकते इस एक इक्वेशन से। हाँ, प्रोबेबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मतलब इक्वेशन के हिसाब से वो आ सकता है। मतलब कोई इक्वेशन का 2-3 सॉल्यूशन आ जाएगा, कोई इक्वेशन का 1 सॉल्यूशन भी आ सकता है, कोई इक्वेशन का 3-4 सॉल्यूशन भी आ सकता है, लेकिन एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा। मतलब डायफेंटाइन साहब ने एक इक्वेशन से ये कहा कि इसका सॉल्यूशन का स्टाइल ये है और इस स्टाइल से 3-4 सॉल्यूशन आ सकता है और जो कि है वही सॉल्यूशन है, वही आंसर है। तो चलिए हम पहले लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन सॉल्वेबल है या नहीं है ये हम पता कैसे करें। जैसे कि गिवन ए कोई इक्वेशन है, ये क्या सॉल्वेबल है? मैं पहली बता दूँ, ए इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है। इसको मैंने
देखने की बात ही बता दिया कि इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है। कैसे बताया? जैसे कि ये तो हमको सबको पता है कि 3 और 6 का GCD 3 होता है। 3 का 7 को डिवाइड करता है? नहीं करता, तो इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है। 7 की जगह अगर मान लीजिए अगर 9 है, 9 तो 3 को डिवाइड्स करता है, सॉरी 3 तो 9 को डिवाइड्स करता है, तब ये इक्वेशन सॉल्वेबल हो जाएगा। तो थ्योरीम यहाँ से स्टार्ट होता है। शायद आपको अंदाज़ा भी लग गया मैं किस थ्योरीम के बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इस थ्योरीम को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। लेक्चर नंबर 2 में हम पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे और लेक्चर नंबर 3 में हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस थ्योरीम का हम पार्ट 1 के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए आपका कोई गिवन इक्वेशन है, ये आपका गिवन इक्वेशन है। ये इक्वेशन कब सॉल्वेबल होगा, इसका सॉल्यूशन आपको लिखना नहीं बोला है। ये गिवन इक्वेशन कब सॉल्वेबल होगा, तो डायफेंटाइन साहब ने ये कहा कि अगर 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 ये अगर सॉल्वेबल है, क्लास में सॉल्वेबल लिख रहा हूँ, डबल इंप्लाई देकर, अगर सी को डिवाइड्स करता है, मतलब ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी अगर सॉल्वेबल है, ये इफ एंड ओनली कंडीशन का साइन है। तो GCD ऑफ a कोमा बी अगर सी को डिवाइड्स करता है तो ए इक्वेशन सॉल्वेबल होगा। अगर ए इक्वेशन सॉल्वेबल है तो हम ये भी बोल सकते हैं। इफ एंड ओनली कंडीशन का मीनिंग ये होता है। तो चलिए इसको हम आज प्रूव करेंगे। प्रूव लिख रहे हैं। ए इस इक्वेशन का पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम अगले लेक्चर में क्लियर कर देंगे। तो चलिए, हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, ए है और डी क्या है, जो कि हम ये मान लिए कि बाय द GCD प्रॉपर्टी, GCD का एक प्रॉपर्टी है कि u और v अगर कोई इंटीजर का मेंबर है तो हम ये कह सकते हैं कि au प्लस बी वी इक्वल टू डी। शायद ये चीज़ सबको पता होगा, ये GCD का कॉन्सेप्ट से मैंने लिखा। तो और इसके साथ GCD ऑफ a कोमा बी अगर d है तो d a को भी डिवाइड्स करता है और d b को भी डिवाइड्स करता है। ये भी GCD का एक कॉमन प्रॉपर्टी है। शायद ये चीज़ आपको पता होगा। मैं इसको मानकर ही थ्योरीम प्रूव करूँगा कि ये चीज़ आपको पता है। तो हम यहाँ से a इक्वल्स टू k1 इंटू डी लिख सकते हैं और b इक्वल्स टू k2 इंटू डी लिख सकते हैं। तो इन दो वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करूँगा। और k2 इंटू डी वाई इक्वल्स टू सी। ओके, हम पहले क्या मानेंगे कि ये इक्वेशन सॉल्वेबल है। हम पहले ये मान लेते हैं कि ये इक्वेशन सॉल्वेबल है। ए इक्वेशन सॉल्वेबल है, इसका मतलब क्या है, हमको ये प्रूव करना पड़ेगा GCD ऑफ a कोमा बी सी को डिवाइड्स करेगा। और d इक्वल्स टू हमने मान लिया कि d इक्वल्स टू GCD ऑफ a कोमा बी। अगर d a कोमा बी का GCD है तो d a को भी डिवाइड्स करेगा, d b को भी डिवाइड्स करेगा। तो बाय द डिवाइजर प्रॉपर्टी से हम ये लिख सकते हैं।
हमने पहले क्या मान लिया कि ये इक्वेशन सॉल्वेबल है। हम ये इक्वेशन सॉल्वेबल है इसका मतलब क्या है, x1, y1 इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, इसको हम नंबर 1 सॉल्यूशन कह देते हैं। क्या है, x1, y1 नंबर 1 सॉल्यूशन का नंबर 1 इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो x की जगह पर मैं x1 लिख सकता हूँ और y की जगह पर मैं y1 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्वल्स टू सी, हमने लिख दिया। तो यहाँ से मैं b को कॉमन ले रहा हूँ, इक्वल्स टू सी। ओके, k1 और k2 ये इंटीजर का मेंबर है। ये चीज़ आपको पता है, डी अगर ए को डिवाइड्स कर रहा है तो ए इक्वल्स टू k1 इंटू डी लिख सकते हैं। तो k1 और k2 इंटीजर का मेंबर है और x1 और y1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसका मतलब यही होता है, शायद आप ये याद भी कर लो। और लीनियर डाइफरेंटाइल इक्वेशन का ये लीनियर डाइफरेंटाइल इक्वेशन की ये कंडीशन भी है कि x1 और y1 इंटीजर सॉल्यूशन है। तो k1 x1 प्लस k2 x2 दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करके हम उसको एडिशन करेंगे तो जो निकलेगा वो भी इंटीजर ही होगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ k3 इक्वल्स टू k1 x1 प्लस k2 y1 जो कि इंटीजर का मेंबर है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि d c को डिवाइड्स करता है। तो पहले पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया, तो ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी है और माना क्या, ये इक्वेशन सॉल्वेबल है। और हमने प्रूव क्या किया, d डिवाइड c, इसको हमने d पकड़ा था। तो d c को डिवाइड्स कर रहा, ये हमको प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। ये चीज़ सबको पता है बाय द जीसीडी प्रॉपर्टी। और ये इक्वेशन सॉल्वेबल है, इसका मतलब x1 और y1 भी इंटीजर का ही मेंबर है। हम दो इंटीजर का मेंबर को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसको हमने एडिशन किया, तो जो हमारा निकला वो भी एक इंटीजर ही है। ये 3 भी इंटीजर का मेंबर है। तो इसका हुआ क्या, इसका मतलब कि डी भी सी को डिवाइड्स कर रहा। ये फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। चलिए अब यहाँ से हम यहाँ पर जाएंगे, मतलब डी कोई भी मेंबर सी को डिवाइड्स कर रहा, तो हम ये कहेंगे कि एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी सॉल्वेबल होगा। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। टाइम टू टाइम आप स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट डाउन कर लेना। चलिए अब हम ये मान लेते हैं d इक्वल्स टू सी, g इक्वल्स टू a बी का जीसीडी है और d c को डिवाइड्स कर रहा। तो ये हमको प्रूव करना पड़ेगा कि ए x1 प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, ये इक्वेशन सॉल्वेबल होगा। हमने क्या माना, d c को डिवाइड्स कर रहा, ये हमने माना। और प्रूव क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन सॉल्वेबल है। तो अगर जीसीडी प्रॉपर्टी से तो हम ये लिख सकते हैं कि ए यू प्लस बी भी इक्वल्स टू डी, यहाँ पर u और v जो कि दोनों ही इंटीजर का मेंबर है। और ए यू प्लस बी भी इक्वल्स टू, अगर डी सी को डिवाइड्स कर रहा, इसका मतलब क्या हुआ, सी इक्वल्स टू के इंटू डी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर के एक इंटीजर का मेंबर है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे,
यहाँ पर दिस इम्प्लाइज का साइन मैं दे देता हूँ। डी इक्वल्स टू हम लिखेंगे सी बाई के। उसके बाद सी इक्वल्स टू हम लिखेंगे ए के इंटू यू प्लस बी भी के। उसके बाद सी इक्वल्स टू हम ए को ले लेंगे और के इंटू यू कर देंगे, और बी को ले लेंगे बी इंटू के कर देंगे, और सी इक्वल्स टू ए इंटू एक्स टू और बी इंटू वाई टू, जहाँ पर एक्स टू इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा के इंटू यू। के भी इंटीजर का मेंबर है और यू ये भी इंटीजर का मेंबर है और भी इंटीजर का मेंबर है, तो एक्स टू ये भी तो इंटीजर का मेंबर हो जाएगा। उसी के साथ वाई टू ये भी ए इंटू बी जो कि है इंटीजर का मेंबर। एक्स टू और वाई टू ये दोनों ही इंटीजर का मेंबर है, और इसका मतलब हुआ क्या, ये इक्वेशन भी सॉल्वेबल है, क्योंकि एक्स टू और वाई टू दोनों ही इंटीजर का मेंबर ही हो रहा, मतलब इक्वेशन सॉल्वेबल है। तो हमने पकड़ा क्या, डी डिवाइड सी, ये हमने माना और हमने प्रूव क्या किया, जो सी इक्वल्स टू ए एक्स टू प्लस बी वाई टू, मतलब ये इक्वेशन सॉल्वेबल है। तो दोनों तरफ से ये इक्वेशन होल्ड कर रहा। तो ये था इक्वेशन की पार्ट नंबर 1। लेक्चर नंबर 3 में हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज तक, थैंक यू।